फ्रेंड्स, कल जहाँ पर हमने अपना पिछला वीडियो छोड़ा था वहाँ से अब आगे हम क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ था, वहाँ तक हल कर लिया था हमने। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और 30 नंबर तक हम हल करेंगे, इनको एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया है कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती लेकिन इसका निर्माण किया जाता है, वे हैं जीन पियाजे, वी.एफ. स्किनर, अर्नाल्ड गैसेल और हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, तो पहले तो हम देखें, ये थोड़ा सा देखिए, इंग्लिश में टर्म पकड़िए आप कि लास्ट देखिए, एडल्ट बट इज कंस्ट्रक्टेड, मतलब निर्मितवाद की यहाँ पर बात हो रही है। और हम जानते हैं कि निर्मितवादी कौन है, जीन पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर। तीन को हमने निर्मितवाद में पढ़ा हुआ है। सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं वो वाइगोस्की हैं और व्यक्तिगत निर्मितवाद के जनक हैं वो हमारे जीन पियाजे हैं। तो इसमें कहा गया है कि वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया है कि बच्चों की वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती है। मतलब जैसा कि हमने पढ़ा है कि जीन पियाजे सामाजिकता को महत्व नहीं देते हैं। मतलब जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इस आधार पर है कि बालक स्वयं क्रियाशील होकर अनुभवों को प्राप्त करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है और ज्ञान का अर्जन करता है। जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि बालक समाज में रहकर बड़ों से सीखता है, ठीक है, मित्र मंडली से सीखता है, खेल समूह के द्वारा सीखता है, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। ठीक है, तो अगर इसमें बात होती कि मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से सीखी जाती है और इसका निर्माण किया जाता है, तो इसका आंसर होता है वाइगोस्की। लेकिन इसमें कहा गया है कि वयस्कों से नहीं सीखी जाती है, मतलब तो बालक स्वयं खोज कर निर्माण करेगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना जीन पियाजे, क्योंकि ये व्यक्तिगत निर्मितवाद के जनक हैं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा जीन पियाजे की अवस्थाओं से है। पहली अवस्था है हमारी जीन पियाजे की संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है, जो 0 से 2 वर्ष है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है, और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 या उसके बाद है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, जीन पियाजे की जो अवस्था सिद्धांत है उसके अनुसार बच्चे तर्क करना कब शुरू करते हैं? तीसरी अवस्था में। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बालक तर्क करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हम ऐसी आयु इसमें देखेंगे जो ऑप्शन दिए हैं कि जो 7 से 11 वर्ष को सूटेबल हो। जैसे पहला ऑप्शन है एडोलसेंस, किशोर अवस्था, जो कि होती है हमारी लगभग 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। दूसरी है लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, जो कि होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तीसरी है इन्फेंसी, शैशवावस्था, जो 0 से 2 वर्ष। और फोर्थ है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, जो होती है लगभग 2 से 6 वर्ष तक। अब इसमें 7 से 11 वर्ष तक हमें देखना है, क्योंकि बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क करना प्रारंभ कर देती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 7 से 11 वर्ष को सूट कर रही है, 6 से 12 वर्ष होती है उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट चाइल्डहुड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड।
ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हम देखते हैं। कक्षा में विविधता पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय एक ब्लैंक के दृष्टिकोण को ध्यान रखना चाहिए। मतलब अब देखिए, कहीं ना कहीं विविधता की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। कक्षा में विविधता पर विचार करते हुए, ठीक है, शिक्षक समूह को दृष्टिकोण के बजाय एक दृष्टिकोण को समूह दृष्टिकोण की बजाय एक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन है समूह कारक, ग्रुप फैक्टर, दूसरा अभिमत ओपिनियन, तीसरा स्टूडेंट छात्र, और फोर्थ व्यक्तिगत। देखिए, समावेशी शिक्षा हमारी क्या कहती है कि बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है, सभी को एक साथ शिक्षा देनी है, लेकिन उन पर हमें व्यक्तिगत ध्यान भी देना है, तभी तो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी। नहीं तो ऐसे तो हम सभी को एक साथ पढ़ाने लगें एक ही विधियों से, ठीक है, उनकी व्यक्तिगत कोई आवश्यकता है उसको ध्यान में न रखा जाए और उनको पढ़ाते रहें, तो उनका विकास कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम मतलब हमें पढ़ाना तो समूह के साथ में ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में भी रखना पड़ेगा कि उनकी क्या आवश्यकता है। हो सकता है कोई बालक सभी के साथ एक कोई विधि है उससे कोई शिक्षण विधि है उससे नहीं सीख पा रहा है, तो हमें उसके लिए हमें सिखाना है उसको कैसे भी। हो सकता है उसके व्यक्तिगत वो किसी दूसरी विधि से सीखेगा या उस विधि से नहीं सीख पा रहा है, तो हमें उसके लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। मतलब हम कक्षा में विविधता को तो ध्यान में रखते ही हैं, ठीक है ना, और उनके समूह को पढ़ाने के बजाय उनकी व्यक्तिगत बातों पर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19, निम्नलिखित में क्या संकेतन का एक पहलू नहीं है। संकेतन यानी अच्छा मेटाकॉग्निशन, जो कहीं ना कहीं कॉग्निशन की बात हुई है तो संज्ञान की बात हुई होगी, ठीक है। और मेटाकॉग्निशन इसको बोलते हैं परासंज्ञान, ठीक है, संज्ञान, कॉग्निशन और परासंज्ञान। ऑप्शन है चेतना, पहले छोड़ो इनको, पहले परासंज्ञान समझते हैं, मेटाकॉग्निशन समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। क्या होता है परासंज्ञान? देखिए, हम दिन प्रतिदिन, कोई भी व्यक्ति हो, बालक हो, दिन प्रतिदिन अपने संज्ञान में चेंज करता रहता है, ठीक है, सुधार लाता रहता है। कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि वो प्रत्येक दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो अपने संज्ञान में चेंज करता है। अगर यही संज्ञान में चेंज करना, सुधार लाना, इसी को हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? संज्ञान में चेंज करते रहना, संज्ञान को बेहतर बनाते रहना, इसे कहते हैं हम, मतलब संज्ञान में सुधार करते रहना। जैसे हम पियाजे के हिसाब से देखें हम, तो स्कीमा को चेंज करते रहना, ठीक है, स्कीमा में परिवर्तन लाते रहना, बेहतर बनाते रहना उसको। तो वैसे भी ये तो मानव क्या, प्रत्येक जीव की ये एक विशेषता होती है कि वो अपने आप को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो यही बात हो रही है कि मेटाकॉग्निशन का एक पहलू नहीं, मतलब दिन प्रतिदिन हम अपने संज्ञान को चेंज करते रहते हैं, उसका एक पहलू नहीं है, और 3 पहलू हैं इसके, ठीक है। पहला है चेतना में लाना, दूसरा है संज्ञानात्मक रणनीतियों को संशोधित करना। बिल्कुल सही है, जब हम चेंज लाएंगे तो जो रणनीतियाँ होंगी संज्ञानात्मक, जो कॉग्निटिव जो हमने स्ट्रेटीज बनाई हैं, तो उनको हम संशोधित करेंगे, तभी तो चेंज होगा। कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी पहले से, जैसे कुछ हमने पहले कुछ उसका स्कीमा बना लिया है, फिर बाद में हमें कुछ अलग का स्कीमा मिला, हम चेंज करेंगे उसको, दूसरे जो है उसके हिसाब से आत्मसात करेंगे उसको, ठीक है। तो दूसरा बिल्कुल सही है, संज्ञानात्मक रणनीतियों को संशोधित करना। तीसरा है हमारा संज्ञानात्मक रणनीतियों की योजना बनाना, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे तो कुछ रणनीतियाँ भी बनाएंगे उसमें, ठीक है, प्लानिंग के साथ कुछ प्लानिंग योजना तो बनानी पड़ेगी, नहीं चेंज कैसे किया जाएगा उसको, ठीक है। फोर्थ है हमारा संज्ञानात्मक रणनीतियों की निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, चलाना उनको एक तरह से। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो पहला ऑप्शन है चेतना में लाना, ये हमारा स्मृति से संबंधित है, चेतना में लाना, ठीक है। तो
इसका सही आंसर है 1, यानी मतलब जो मेटाकॉग्निशन का जो पहले नंबर का ऑप्शन है वो नहीं है, और तीनों मेटाकॉग्निशन के पहलू हैं। दूसरा भी है, तीसरा भी और फोर्थ भी। ठीक है, इसका आंसर है पहला, चेतना में लाना, जो मेटाकॉग्निशन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य नहीं, मतलब शिक्षण प्रक्रिया के बारे में 3 सत्य हैं और एक जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम, शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है ये तो। शिक्षण क्या है? एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षण में हम जब कुछ पढ़ते हैं, जो पाठ्यक्रम होता है, तो वही तो उद्देश्य होता है हमारा पढ़ाना, कि हमें क्या बालकों को पढ़ाना है, क्या हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य को निर्धारित करती है तभी तो हमारा शिक्षण प्रक्रिया स्टार्ट होती है। हमने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे ही हम क्लासरूम में पहुंचे तो हमें पता होता है कि बालकों को आज हमें क्या पढ़ाना है। भाई संख्या पद्धति के, चलो नंबरों के बारे में जानकारी देने हैं, तो वही तो उद्देश्य है हमारा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम की प्रक्रिया है। सेकंड, दूसरा है कि शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है। बिल्कुल सही है, शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि शिक्षण तो एक छोटा रूप है। अगर अधिगम की प्रक्रिया का हम पूरा माने तो शिक्षण तो एक छोटा रूप है जो स्कूल में विद्यालय के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन अधिगम तो पूरे जीवन भर चलता रहता है। कभी घर में हैं हम, दोस्तों से मिल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम अधिगम कर रहे हैं। तो क्या हम शिक्षण से ही पूरी अधिगम प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं क्या जीवन भर की? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि शिक्षण बस हमने क्या किया कि शिक्षण ही करा दिया बालक का और सब कुछ सीख गया वो, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम तीसरा, शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है। देखिए, तीसरा ऑप्शन है हमारा, शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है। पहले हम देखते हैं कि औपचारिक क्या होता है। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक 2 शब्द होते हैं। औपचारिक जो टर्म है उसका मतलब होता है नियम कायदा से बंधा हुआ, और अनौपचारिक जो टर्म होता है उसका मतलब होता है बिना नियम कायदा के। जैसे हमें सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिगम का सबसे अच्छा अनौपचारिक साधन कौन है, तो हम परिवार बताते हैं, क्योंकि परिवार में जो बालक शिक्षा ग्रहण करता है उसमें कोई नियम कायदा की बात नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि कहीं भी कैसे भी उठते बैठते खाते पीते अधिगम बालक करता रहता है। और विद्यालय की बात होगी तो वहाँ पर बालक औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। भाई टाइम पर जाना नियम है, भाई इतने टाइम पर आना है, इतने टाइम पर क्लास लगेगी। ठीक है, तो क्या होती है, औपचारिक होता है। विद्यालय में जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो औपचारिक होती है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि उसमें क्या है, शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से हम इसमें ये भी कह सकती हैं कि औपचारिक मतलब शिक्षण जैसे हम करा रहे हैं, जरूर नहीं है विद्यालय में, जैसे हम कोचिंग सेंटर भी शिक्षण करा रहे हैं तो उसके लिए औपचारिक साधन की जरूरत होती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी जो टेलीविज़न है या जो मोबाइल वगैरह है, तो ये भी औपचारिक साधन है शिक्षण के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये गलत है, क्योंकि शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता होती है। और चौथा है, शिक्षण छात्र के आसपास केंद्रित होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी शिक्षण प्रक्रिया हम करते हैं वो अब वैसे भी तो बनाई गई है। जैसे आजकल की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा, तो उसी की बात हुई है फोर्थ ऑप्शन में कि शिक्षण है छात्र के आसपास केंद्रित होना चाहिए। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सूटेबल नहीं है, और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों ऑप्शन सूटेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं 21, निम्नलिखित में से क्या विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, विचार विमर्श प्रक्रिया,
देखिए अब इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द ब्राउन स्टार्विंग प्रोसेस। देखिए इसमें विचार विमर्श आपने नहीं सुना हो, लेकिन ब्राउन स्टार्विंग तो सुनी है। ब्राउन स्टार्विंग की विधि होती है जिसमें सभी लोग एक ग्रुप में बैठकर सलाह मशवरा करते हैं, कोई समस्या होती है उस पर, और तब एक कोई सही आंसर कह सकते हैं जिसको ये समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है ब्राउन स्टार्विंग में कि सभी लोग जो भी हैं जो विचार विमर्श कर रहे हैं आपस में, वो आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और अपने अपने आइडियाज़ देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, आइडियाज़ देते हैं। अब उसमें किसी के आइडियाज़ सही भी हो सकते हैं, किसी के गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी के जैसे यहाँ पर हम ग्रुप में बैठे हैं, वहाँ पर प्रत्येक बालक तो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है, या प्रत्येक मंदबुद्धि भी नहीं होगा। सभी प्रकार के बालक होंगे, वहाँ पर विविधता होगी वहाँ पर बैठने में। तो कोई बालक अपनी मतलब अच्छे विचार देगा, अच्छे आइडियाज़ देगा। ठीक है, कोई अच्छे आइडियाज़ देगा और कोई अच्छे आइडियाज नहीं भी दे सकता है। तो हमें तो सभी की बातों को सुनना है और एक जो समस्या जिस समस्या पे हम बात कर रहे हैं उसको चुनना है। और कैसे भी आइडियाज हो सकती हैं, गलत हो सकते हैं, असंगत हो सकते हैं, लेकिन हमें सुनना सभी को है, किसी की आलोचना नहीं करनी है हमें। ठीक है, क्योंकि सभी के सुनना है और फिर बाद में हमें क्या करना है, उन पर उन समस्या के समाधान तक हमें पहुंचना है। तो देखिए निम्नलिखित में से क्या विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले है असमान विचारों का सृजन, जनरेशन ऑफ क्या दिया है, अनयूजुअल आइडियाज, जनरेशन ऑफ अनयूजुअल आइडियाज, असमान विचारों का सृजन। तो वो ये तो कर सकते हैं हम, विचार क्या है, असमान हो सकते हैं, लेकिन रखना तो पड़ेंगे, आइडियाज तो देना पड़ेगा। अब उनको समूह स्वीकारे बाद में या ना स्वीकारे, अगर सही नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे। मतलब उनको अगर आज हमने क्या किया, उनके विचारों को, जो कोई बालक है उसने अपने कोई विचार ऐसे दिए जो सूटेबल नहीं है उसके लिए, जैसे वहाँ पर बैठे हुए हम सभी, अगर वो विचार असमान हैं, आज हमने उससे वो विचारों की आलोचना कर दी, चलो कि हम ये विचार सही नहीं है आपका, है ऐसा है वैसा है, तो कल दूसरी प्रॉब्लम आएगी, उस पर वो विचार ही नहीं दे पाएगा, फिर वो सोचेगा कि हमारे विचार अच्छे ही नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो असमान विचारों का सृजन हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही वो समस्या का समाधान निकाले ना निकाले, लेकिन बात तो रखनी पड़ेगी अपनी वहाँ पर। ठीक है, दूसरा है विचारों की आलोचना, विचारों की आलोचना हम नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा है नए के साथ आने के लिए विभिन्न विचारों को जोड़ना, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, नए विचार तो देंगे ही वहाँ पर, अपने अपने जो नए नए आइडियाज हैं वो तो वहाँ रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर है गुणवत्ता की तुलना में मात्रा अधिक महत्वपूर्ण है। देखो यही वही बात आ गई यहाँ पर, गुणवत्ता यानी क्वालिटी और मात्रा यानी क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब वही तो हमने अभी आपसे कहा था कि जो कोई बालक होंगे जिनके विचारों में क्वालिटी होगी, ठीक है, गुणवत्ता होगी। कई बालक ऐसे होंगे जिनके विचारों में क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि गुणवत्ता की अपेक्षा क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी की अपेक्षा क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। कैसे कि ज़्यादा लोग होंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा विचार आएंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक के विचारों में क्वालिटी हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि गुणवत्ता की तुलना में मात्रा अधिक महत्वपूर्ण, मतलब ज़्यादा विचार आने चाहिए, उसमें से जो अच्छा लगेगा, समस्या का समाधान होगा, उसी पर हम बाद में प्रोसेस जो चल रही है उसको आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, तो क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी की ज़रूरत है, क्योंकि प्रत्येक बालक की जो विचार होंगे उसमें क्वालिटी नहीं हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा विचार आएंगे तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे तर्क तक पहुंच सकती है जो समस्या का समाधान दे सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या ब्राउन स्टार्विंग प्रोसेस के लिए लागू नहीं होता है। तो असमान विचारों का सृजन बिल्कुल होता है। विचारों की आलोचना हम विचारों की आलोचना नहीं कर सकते, उनको आइडिया रखने के लिए मौका दिया जाएगा। नए के साथ आने के लिए विभिन्न विचारों को जोड़ना बिल्कुल सही है। गुणवत्ता की तुलना में मात्रा अधिक महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा आंसर हमारा रॉन्ग है, विचारों की आलोचना, और यही आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्टिन और हेलवर्सन के अनुसार जब छोटे बच्चों ने लिंग के असंगत व्यवहार का अवलोकन किया तो उनमें यह प्रवृत्ति थी। ऑप्शन स्मृति की विकृति, एक सटीक स्मृति, व्यवहार की अस्वीकृति और व्यवहार की नकल।
ठीक है, पहले हम देखते हैं मार्टन और हेलवर्सन के ने क्या क्या किया इन्होंने, मतलब क्या सिद्धांत था इनका। तो हमने कल पढ़ा था एक जेंडर स्कीमा सिद्धांत सेंड्रावेम का, कल यानी पिछले वीडियो में। ठीक है, जेंडर स्कीमा सिद्धांत कौन का था, किसका था, सेंड्रावेम का। ठीक है, वो आया था 1981 में। हमने कल भी चर्चा की थी कि कोहलबर्ग एक प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, कोहलबर्ग से 1956 से लगभग, जो जेंडर स्थिरता सिद्धांत दिया था जिन्होंने। फिर एक आए थे 1981 में सेंड्रावेम, जिन्होंने जेंडर स्कीमा सिद्धांत दिया था। उसके बाद जो सेंड्रावेम है उनके ही आधार पर एक प्रयोग किया था, किसने, मार्टिन और हेलवर्सन ने। 1983 की बात है। इन्होंने क्या किया था कि कुछ बच्चों को लिया, बच्चों के लिए उनको पिक्चर्स जैसे कुछ फ़ोटो उनको दिखाए, कुछ पिक्चर्स उनको दिखाई। उसमें क्या किया इन्होंने कि जैसे जेंडर वाइज, मतलब जेंडर के हिसाब से, जैसे हम जानते हैं कि हम कोई गुड़िया लेकर आ रहे हैं, गुड़िया, तो जाहिर सी बात है गुड़िया लेकर आ रहे हैं तो उससे कौन खेलेगा घर में, हमारी बिटिया होगी, लड़की होगी, वही तो खेलेगी, लड़का तो खेलेगा नहीं गुड़िया से। ठीक है ना। तो इन्होंने मतलब जेंडर के जो फोटो थे उसमें जो चित्र दिए थे उन्होंने, वो जेंडर के हिसाब से थे। किसी में जो बालक है, बालिका है, वो गुड़िया के साथ खेल रही है। ठीक है, एक बालक है वो जीन्स पैंट, मतलब ऐसे जेंडर के हिसाब से दिया था। जैसे फुटबॉल खेल रहा है तो कोई बालक खेल रहा है या बालिका खेल रही है, जैसे भी उन्होंने ऐसे जो चित्र दिए सभी बालकों को दिखाए। ठीक है, और इसमें क्या किया उन्होंने, कुछ चित्र ऐसे कर दिए उन्होंने जो जेंडर के हिसाब से सूटेबल नहीं थे। जैसे कोई बालक था, उसको एक लड़का था, उसको क्या दे दिया, उसको गुड़िया दे दी खेलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सूटेबल चित्र नहीं थे। तो क्या किया, बालकों को एक बार दिखाते गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब उनसे बाद में यही क्वेश्चन पूछा गया तो क्या हुआ कि कुछ जो चित्र थे जो सूटेबल नहीं थे। जैसे कि एक बालक था, लड़का था, वो क्या क्या गुड़िया के साथ खेल रहा था उस जो चित्र दिए थे उसमें। ठीक है, तो बाद में ये चित्र दिखाने के बाद बालकों से पूछा गया कि उस वाले कार्ड में गुड़िया के साथ कौन खेल रहा था। तो बालकों ने क्या कहा कि गुड़िया के साथ लड़की खेल रही थी। वो भूल गया, मतलब उसकी स्मृति विकृत हो गई। इस शब्द को कहा गया था स्मृति विकृत, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते स्मृति उनकी, क्योंकि हम जेंडर वाइज पहले से ही जुड़े होते हैं कि ये काम पुरुष कर सकता है, ये काम महिला कर सकती है, बस। अब उनको जबकि विपरीत दिखाया गया तो उन्होंने कुछ देर तक तो ठीक लगा कि हाँ सही है ये, लेकिन उसके बाद वो भूल गए, मतलब उनकी स्मृति विकृति हो गई। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन। देखो यही बात है कि मार्टिन और हेलवर्सन के अनुसार जब छोटे बच्चों ने लिंग के असंगत व्यवहार का अवलोकन किया, मतलब देखा कौन सा, जो दिखाए थे चित्र असंगत व्यवहार था। ठीक है, अवलोकन किया तो उनमें यह प्रवृत्ति थी, उनमें प्रवृत्ति ये थी कि उनकी स्मृति की विकृति हो गई थी। ठीक है, एक सटीक स्मृति, व्यवहार की अस्वीकृति, व्यवहार की नकल, तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, फर्स्ट आंसर है स्मृति की विकृति। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23। एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है। देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भोजन संबंधी विकार है। देखिए पहले समझते हैं कि भोजन संबंधी विकार दो होते हैं हमारे, कौन कौन से। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा जो इसमें दिया है, और ये होता है एनोरेक्सिया बुलिमिया, या कहते हैं बुलिमिया, एनोरेक्सिया बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा। इनको कह सकते हैं हम, एनोरेक्सिया कह सकते हैं, बुलिमिया कह सकते हैं। ठीक है, ये भोजन संबंधी विकार होते हैं। अब समझते हैं हम कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है और एनोरेक्सिया बुलिमिया क्या होता है। एनोरेक्सिया बुलिमिया एक विकार है, मनोवैज्ञानिक विकार कह सकते हैं जिसे हम, होता ही है मनोवैज्ञानिक विकार होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें ये विकार पाया जाता है उसको ऐसा लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरा शरीर मोटा हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो पतला होता जाता है। अब इसके चक्कर में उसको क्या लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, तो वो खाना पीना छोड़ देता है। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं फिल्मी दुनिया में जो हीरोइन होती हैं वो ज़्यादातर इसी व्यवहार होता है उनका, मैं मोटी हो रही हूँ। कई लोग डाइटिंग पर चले जाते हैं, देखा होगा आपने, तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत मोटा, मेरा शरीर बहुत भारी हो रहा है, फैट जमा हो रहा है। ठीक है ना, इस वजह से वो खाना पीना छोड़ देते हैं।
खाना पीना छोड़ देते हैं और कमज़ोर होते जाते हैं, ठीक है ना, और फिर अन्य बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं, क्योंकि जब खाना पीना नहीं खाएंगे तो अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो विकार है वो ज़्यादातर महिलाओं का विकार है, ठीक है ना। ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ, ठीक है ना, और वो खाना पीना छोड़ देती हैं। एक टाइम मतलब एक टाइम ही खाने लगते हैं कई लोग, ठीक है ना। तो ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब अपने शरीर में क्या होता है, शरीर मोटा लगने लगता है उनको, ठीक है। अब दूसरा होता है एक एनोरेक्सिया बुलिमिया। इसमें क्या होता है, ये इसके अपोजिट है। उसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में बालक कम खाता है, लेकिन एनोरेक्सिया बुलिमिया में बालक ज़्यादा खाता है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा खा जाता है। खाना बैठे और ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी में इतना खा गए, अब बाद में दिक्कत, फिर बाद में उसे लगता है मैं मोटा ना हो जाऊँ, ठीक है, मैं मोटा ना हो जाऊँ। फिर क्या करते हैं, ये उनको पचाने के लिए तरह तरह की दवाई लेते हैं। कई तो क्या करती हैं, जैसे हम बोलते हैं उसे खा लिया पहले, फिर बाद में ये क्या करते हैं, उल्टियाँ करते हैं कोई दवाई के जरिए कि मैं मोटा ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ। तो ये उल्टा होता है, जैसे उसका एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, इसमें बालक कम भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, और एनोरेक्सिया बुलिमिया होता है, इसमें ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और बाद में फिर पाचन की तमाम दवाइयाँ लेकर उनको पचाना चाहता है कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं क्वेश्चन कि एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है। पहले आवेग नियंत्रण के साथ समस्या बिल्कुल नहीं होता है, शरीर के साथ समस्याएं, तीसरा है इसमें कम शारीरिक व्यायाम, और फोर्थ है इसमें अत्यधिक भोजन करना। देखो फोर्थ तो है जो एनोरेक्सिया बुलिमिया का है, तो इसका दूसरा आंसर सही है, शरीर प्रतिमा के साथ समस्या, मतलब शरीर की शरीर प्रतिमा, शरीर जो बॉडी की जो प्रतिमा है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मोटा हो रहा हूँ, और गलत इमेज बनाने लगते हैं अपने शरीर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, और एनोरेक्सिया बुलिमिया का हो जाएगा फोर्थ, अत्यधिक भोजन करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है। टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि कोई कहानी है, टैगोर क्या कोई मतलब कोई भी कहानी हो, कि कहानी को हम याद रखने के लिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सबसे बेस्ट क्या है कहानी को याद रखने के लिए। जैसे किसी वालों को कहानी याद रखना है, जैसे हमने कोई कभी कहानी सुनी, तो सबसे अच्छा कहानी सुनी या पढ़ी हमने बुक में, और हम उसको सबसे अच्छी तरह कब याद रख सकती हैं, 4 ऑप्शनों में से। पहले है कहानी का नैतिक, द मोरल ऑफ द स्टोरी, दूसरा है कहानी का आकार, तीसरा है अक्षरों का फॉन्ट, और चौथा है शीर्षक का रंग। तो पहला है हमारा कहानी का नैतिक। देखिए जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें कोई एक ऐसा पात्र होगा जो आदर्श व्यवहार करता है, या जिस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, बाद में पूछे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। एक तो एक फॉन्ट है कहानी का नैतिक, मतलब एक फॉन्ट हो गया पहला कहानी का नैतिक, मतलब कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ठीक है, या जो उस कहानी का जो पात्र है उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब तो उसके हिसाब से वही कहानी का नैतिक, वही बात हो रही है। दूसरा कहानी का आकार, क्या हम कोई कहानी पढ़ते हैं वो छोटी है या बड़ी है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि कहानी हमें याद हो जाए। या तीसरा है अक्षरों का फॉन्ट, मतलब जब हमने कहानी पढ़ी किसी बुक में तो अक्षर छोटे लिखे हैं या बड़े लिखे हैं, इसका कोई प्रभाव हो सकता है। क्या शीर्षक का रंग, मतलब जो कहानी हमने पढ़ी वो कहानी का नाम जो शीर्षक है वो किस रंग में लिखा हुआ है, इससे कोई अंतर हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं है। कहानी का आकार से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है कहानी का आकार से। अक्षरों का फॉन्ट, इसका भी कोई मतलब नहीं है, और शीर्षक का रंग, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर होगा कहानी का नैतिक। अब कहानी अच्छी सीख देने वाली है तो हम उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट कहानी का नैतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी को समाप्त करना इसे सुनिश्चित करता है। पहला तनाव में कमी, दूसरा है मांसपेशियों के बेहतर प्रकार्य, तीसरा है अच्छी नींद, और चौथा है पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण। देखिए सोने से पहले कैफीन या कॉफ़ी की बात हो रही है या चीनी की बात हो रही है। तो देखिए कॉफ़ी हम किस लिए पीते हैं, जब हम शादी पार्टियों में कभी जाते हैं या हमें जब पढ़ना होता है, जैसे हम घर में पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, रात को चाय पीते रहते हैं या कॉफ़ी पीते रहते हैं, इस चक्कर में क्या हमें नींद ना आए, ठीक है ना। अब यही बात तो कही गई है इसमें कि सोने से पहले आहार में कैफीन और चीनी को समाप्त करना, मतलब कॉफ़ी को और चीनी को समाप्त कर देंगे, हम नहीं लेंगे तो क्या होगा,
भाई अच्छी नींद आएगी, क्योंकि कॉफ़ी हम किस लिए पीते हैं या चाय हम पीते हैं कि भाई मुझे चाय दे दो, मुझे नींद आ रही है। कहीं कोई काम करते हैं रात के तो चाय पीते रहते हैं, या जब हम पढ़ते हैं तो हम भी तो रात को एक दो चाय पी ही लेते हैं कि जिससे हमें नींद ना आए, ठीक है ना। तो यही है इसमें कि कैफीन और चीनी को समाप्त करना सोने से पहले किसके लिए, कि अच्छी नींद आएगी। अगर हम इसे नहीं पियेंगे तो हमें अच्छी नींद आएगी, और किसी मतलब ही है कि वो कॉफ़ी पीने से तनाव में कमी आती है, ऐसा तो कुछ है नहीं। मांसपेशियाँ के बेहतर प्रकार, मांसपेशियाँ कार्य अच्छा करने लगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि गुड स्लीप, मतलब अच्छी नींद हमें आती है। पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो यही है इसका, कैफीन और चीनी को समाप्त करना, ये होगा आपका अच्छी नींद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सीमेंटिक मेमोरी में जानकारी कैसे संग्रहित होती है। देखते हैं तो मेमोरी, पहले तो हम देखते हैं कि मेमोरी 3 टाइप की होती है। एक होती है संवेदी मेमोरी, ठीक है, संवेदी स्मृति। दूसरी होती है अल्पकालिक स्मृति, और तीसरी होती है दीर्घकालिक स्मृति, ठीक है। पूरा तो चर्चा नहीं करेंगे। फिर दीर्घकालिक स्मृति होती है, वो 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार की। एक पहली होती है घोषणात्मक स्मृति, इसे डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं, और दूसरी होती है प्रक्रिया मूलक प्रोसीड्यूरल मेमोरी, ठीक है। फिर आगे चल के घोषणात्मक, तो घोषणात्मक मेमोरी क्या होती है, जैसे इसको हम कह सकें, बता सकें, घोषणा कर सकें, डिक्लेयर कर सकें जिसको, जैसे इसमें तथ्य नाम वगैरह, जैसे कोई है, जैसे मैंने कहा भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, इसको हमने बता दिया आपको, इसको घोषणा कर दी, डिक्लेयर कर दिया आपसे, ठीक है। ये क्या हो जाती है, घोषणात्मक स्मृति। दूसरी होती है प्रक्रिया मूलक स्मृति, इसे हम मतलब पूरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई अपवाद स्वरूप रह जाती है, लेकिन इसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आप साइकिल कैसे चलाते हो, तो अब क्या बताओगे कि मैं पेडल दायां घुमाता हूँ या बायां घुमाता हूँ, मैं हैंडल ऐसे पकड़ता हूँ, ठीक है, मैं इधर को जाता हूँ। तो इसकी क्या घोषणा की हमने, कोई कहकर ही नहीं बता पाया इसको, ठीक है। तो ये होती है क्या, प्रक्रियात्मक स्मृति, मतलब इसे प्रक्रिया करके बताया जाता है, मतलब इसको हम घोषणा नहीं कर सकती हैं। फिर आगे चलकर एक टबलिंग नामक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने घोषणात्मक स्मृति को 2 टाइप में फिर बांटा, ठीक है। एक होती है हमारी एपिसोडिक मेमोरी, और दूसरी होती है हमारी सीमेंटिक मेमोरी, जो आर्थी स्मृति, इसी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम कौन सी सीमेंटिक मेमोरी की बात कर रहे हैं। इसमें तथ्यात्मक घटनाएं, मतलब स्मृति में तथ्यात्मक घटनाएं क्या रहती हैं, सेव रहती हैं। जैसे हमने पूछा हमारे देश की राजधानी क्या है, तो हम बता देंगे नई दिल्ली है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मतलब कोई रूल्स हो, तथ्य से संबंधित होता है। और इसमें जो क्या होता है, इसमें जो मेमोरी संग्रहित होती है वो नेटवर्कों के रूप में रहती है, मतलब उसका अर्थ होता है कुछ, ऐसा नहीं कि अर्थ ना होता हो, उसका अर्थ होता है कुछ। वो क्या होती है हमारी, वो जो नेटवर्कों में संग्रहित रहती है, मतलब एक एक जो मेमोरी है उसका दूसरे से संबंध होगा, ठीक है ना। तो इसलिए नेटवर्कों में ये क्या होती है, संग्रहित होती है। और एक होती है हमारी, जो हमने इसके ही साथ में बताई थी, घटनापरक, या इसको बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। उसमें हम क्या कौन से अनुभव होते हैं उसमें होते हैं हमारी घटनापरक, हमारे जीवन में हमने जो वास्तविक अनुभव प्राप्त किए हैं उसमें क्या होती हैं, घटनापरक मेमोरी या एपिसोडिक मेमोरी में वो स्टोर होते हैं। जैसे हमारा कोई सुखद अनुभव है, हमारी शादी कब हुई थी, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, हमारे घटनापरक जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उससे होती है, वो जुड़ी होती है, ठीक है ना। और जो आर्थी स्मृति होती है, इसमें कोई चीज़ नेटवर्कों में तथ्यात्मक रूप से जुड़ी होती है, कोई तथ्य है, जैसे भारत की, जैसे यही बताया था हमने कि भोपाल की, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो तुरंत भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो ये क्या होती है, हमारी सीमेंटिक मेमोरी में संग्रहित होती है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर सही है, नेटवर्कों में, ठीक है। कौशल कार्यों समूह नहीं, पहला है नेटवर्कों में, ठीक है। अब हम देखते हैं 27वां क्वेश्चन। मृदु मंदता मानसिक मंदता की श्रेणी है जिसमें ... का IQ होता है। माइल्ड रिटार्डेशन
ये है कैटेगरी। देखिए हमने एक आपको मानसिक मंदता के 2 प्रकार बताए हुए हैं। एक पेनरोज के अनुसार बताए थे 4 प्रकार के, जिसमें वो क्रेटिनिज्म, मंगोलिज्म, ठीक है, जो माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली जो आते थे, ठीक है ना। एक दूसरा बताया था 4 टाइप का बताया था उसे भी, जिसमें पहला बात आता था माइल्ड, ठीक है, जो इसको बोलते हैं हम मृदु मंदता, या इसको बोलते थे हम आंशिक रूप से मंद होते हैं जी, ठीक है ना। तो ये वही है, एपीए के द्वारा जो बताया गया था, उसमें 4 प्रकार की मानसिक मंदता थी। एक थी लगभग 52 से 65 के आसपास, ठीक है, दूसरी 35 से 51, और एक थी 20 से 35, और एक थी 0 से 20। तो इसमें जो माइल्ड है वो आंशिक रूप से मंद होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है इसका मृदु मंदता, मतलब कम रूप से मंद है, कम मंद है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 से 69, क्योंकि यही सबसे नज़दीक है उसके। अगर याद नहीं आ रहा हो तो एक बार जो नोट्स बनाए हैं उसमें एक बार देख लेना, बिल्कुल आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसका तीसरा आंसर सही है। बच्चों 28 है, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। पहले पे ही उपरोक्त सभी है भाई, उपरोक्त सभी होगा फिर तो। दूसरा है केवल विचारों के बारे में बात करने या लिखने के लिए बच्चों को आमंत्रित करना। बच्चों से केवल कहानियों के लिए चित्र बनाने को कहें। और फोर्थ है केवल ब्लॉक और मॉडल का उपयोग करें। उपरोक्त सभी हैं, ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ी होती है वैसे तो। देखो उपरोक्त सभी के जो वर्ग 2 में ज़्यादातर जो पेपर डाले हुए हैं उन्होंने उपरोक्त ऐसे ही ऑप्शन बनाए हैं उन्होंने, ठीक है ना। तो इसमें देखना आप विचारों के बारे में बात करने या लिखने के लिए बच्चों को आमंत्रित करना बिल्कुल सही है, ठीक है, समस्याओं को सुलझाने के लिए सही है। और बच्चों से कहानियों के लिए चित्र बनाने को कहें, बिल्कुल सही है। और ब्लॉक और मॉडल का उपयोग करें, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 20, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। इस पर हम कई बार चर्चा कर चुकी हैं, तो आप सिर्फ ऑप्शन देख के ही आंसर लगाइए। नंबर फर्स्ट है स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा समावेशी शिक्षा का अर्थ है। बुद्धिमान बच्चों की शिक्षा, क्या ये समावेशी शिक्षा का अर्थ है? बिल्कुल नहीं है। गरीब बच्चों की शिक्षा, बिल्कुल नहीं है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, बिल्कुल नहीं है। हमें तो चाहे गरीब हो, बुद्धिमान हो, अल्पसंख्यक हो, सभी को हमें पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना है, तो वो क्या होती है? समावेशी शिक्षा। तो बिल्कुल सही पहला आंसर है, स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा समावेशी शिक्षा का अर्थ है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, जीएडी का अर्थ है। जीएडी देखिए, जीएडी का अर्थ होता है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये भी एक मनोवैज्ञानिक विकार है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, फिर भी देख लेते हैं। इसका है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें कौन सा है? सामान्यीकृत चिंता विकार, यानी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बिल्कुल सही।